नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और क्विक रिवीजन सीरीज में क्विक रिवीजन सीरीज का ये जो है तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक आप लोगों ने पीछे का 2 नहीं देखा है तो देख ले। और इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और आपसे गलत होते हैं तो उसको एक जगह और एक बहुत संक्षिप्त वीडियो में, मतलब 4 मिनट 5 मिनट, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट के वीडियो में कवर करा दें, ताकि 10 मिनट के परिश्रम में आपकी वो चीजें आपके लिए हमेशा हो जाए और फिर वहां से प्रश्न आए तो आप करने में जो है वो सक्षम रहें। इस सीरीज के माध्यम से देखिए, अभी जो हम कवर करेंगे आधुनिक भारत में प्रमुख समिति और अकाल आयोग की चर्चा करेंगे और 1857 के विद्रोह पर जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो ये 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं। टाइम टेबल के बारे में तो आपको पता ही होगा, मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा आओ पीटी पास करो सीरीज चल रहा है और सैटरडे को जो है वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। टाइम क्या है तो सुबह जो है वो 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे। 1857 के विद्रोह पर मुख्य पुस्तकें एवं लेखक एक नजर में। तो वीडी सावरकर इन्होंने क्या लिखा, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये जो पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857, तो इसके लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन है। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये रचना है आर.सी. मजूमदार की। और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, तो ये रचना किसकी है? तो एस.बी. चौधरी की। फिर पी.सी. जोशी क्या लिखते हैं? तो ये लिखते हैं द रिबेलियन 1857, तो द रिबेलियन 1857 किसकी रचना है? तो पी.सी. जोशी की रचना है। और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा गया है तो इसको तो जरूर आप देख लीजिएगा। फिर टी.आर. होम्स एक लेखक होते हैं, इनकी रचना क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी है। और के सेन गुप्ता की क्या है? तो रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो के सेन गुप्ता क्या लिखते हैं? रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और अशोक मेहता की क्या है? तो द ग्रेट रिबेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। अशोक मेहता की पुस्तक कौन सी है? तो द ग्रेट रिबेलियन। और सर सैयद अहमद खां की एक पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, तो ये भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक है। तो यहां से 2 प्रश्न बनता है। पहली बात तो असबाब ए बगावत ए हिंद किसकी रचना है? तो सर सैयद अहमद खां की। और भारतीयों द्वारा भारतीय भाषा में लिखी गई ये सबसे पहली रचना है असबाब ए बगावत ए हिंद। साथ ही साथ ये जो रचनाएं हैं इनसे कई बार प्रश्न आए हैं और ये करता क्या है कि ये दे देगा और कहेगा कि आप जो है मिलाइए, तो ये बेसिकली मिलाने को देता है। अब आधुनिक भारत में अकाल समितियां थोड़ा देखते हैं, क्योंकि अकाल से भी जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जितने भी अकाल को लेकर के जो समितियां बनी हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और उसका क्या परिणाम निकला उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे जो पहला अकाल आयोग बना था तो कर्नल स्मिथ समिति बनी थी इसको लेकर के अकाल पे। और टाइम क्या है? तो 1860-61 में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारणों तथा उनकी उग्रता की जांच के लिए। तो जो स्मिथ समिति का जो गठन किया गया था तो 1860-61 में, तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत भीषण अकाल आया था इस टाइम पीरियड में। और इसी की जो है ये अकाल क्यों आया और इसके जो रोकथाम के लिए प्रयास करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बेसिकली इसमें शासक वर्ग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शासक कौन होता है? तो शासक ब्रिटिशर्स होते हैं। तो उनकी ऐसी कोई मंशा थी नहीं कि हम अपना आर्थिक नुकसान करके भारतीयों को जो है अकाल से मुक्त कराए। भाई उनके लिए तो जो भारतीय थे वो कीड़े मकोड़े के समान थे। जैसे कीड़ा मकोड़ा मर जाता है वैसे वो भारतीयों के को समझते थे। तो ऐसी स्थिति में जो स्मिथ समिति थी उसका कुछ जो है प्रतिफल नहीं निकला। अगला जो महत्वपूर्ण जो समिति बनती है फिर
तो ये बनती है जॉर्ज कैंपबेल समिति। टाइम कब रहता है तो 66-67 ईस्वी में बनती है। और इसका काम क्या है कि उड़ीसा में आया काल के संदर्भ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति का मानना था कि सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मतलब ये कहते हैं कि भाई सरकार को भी थोड़ा सा भूमिका में आना चाहिए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उससे जो है राहत का उस तरीके से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब संस्थाएं जो है संसाधन विहीन होती, इनके पास वित्त की कमी होती, इनके पास हैंड्स नहीं होते उस तरीके से। यहाँ राज्य की भूमिका को इन्होंने दर्शाया था कि भाई राज्य भी इसके लिए कुछ काम करे। हालांकि राज्य की कोई ऐसी मंशा रहती नहीं है और इसका भी कोई लाभ हुआ नहीं, मतलब जो कैंपबेल समिति बनी थी। अब अगली जो समिति आती है वो स्ट्रेची आयोग बनता है। कब बनता है? 1880 ईस्वी में। और इस आयोग का मानना था कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य होता है तथा प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष के गठन की सिफारिश की थी। तो ये स्ट्रेची जो कमीशन था उसका ये मानना था कि भाई अगर लोग अकालग्रस्त हैं तो वहाँ सरकार सहायता दे, वहाँ उनके रोजगार के लिए प्रयास करे, उनके भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराए और जो भी विकासात्मक चीजें हैं वो करे। ऐसी अनुशंसा किसने की थी? तो स्ट्रेची कमीशन ने की थी। और सरकार ने अकाल को नियंत्रित करने के अनेक प्रयास भी किए, मतलब जो स्ट्रेची कमीशन की अनुशंसाओं के तहत। हालांकि वो प्रयास जो है वो आधे अधूरे मन से, इन्होंने तो बहुत सारा प्रयास बताया था कि भाई बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, कर को वहां वसूली न जाए, जहां अकाल पड़े वहां कर राहत दीजिए, फिर रोजगार के साधनों का आप विकास करिए। उसमें एक था कि रेलवे का भी आप विकास करिए ताकि वो सब क्षेत्र जो है आवागमन के साधनों से जुड़ सके और उनका आर्थिक विकास हो सके। होता क्या है कि ये सारी जो अनुशंसाएं हैं स्ट्रेची कमीशन की वो किनारे कर दी जाती हैं। तत्काल में थोड़ा सा कर राहत दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस्ड किस पे होते हैं? अनुशंसा जो एक रेलवे को लेकर के करता है कमेटी उस पे, क्योंकि रेलवे के निर्माण को लेकर के इसलिए प्रतिबद्ध होते हैं क्योंकि इससे अकालग्रस्त लोगों को लाभ उतना नहीं होना है जिसका 1000 गुना लाभ होना है अंग्रेजों को। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा है उसमें एक पर अंग्रेजों ने बड़ी शिद्दत से काम किया, वो है रेलवे। तो रेलवे का निर्माण इन्होंने बहुत ही मन से किया, क्योंकि इससे क्या है कि भाई जो कच्चे माल हैं उनकी प्राप्ति हो जाती थी। फिर विद्रोहों को दबाने के लिए भी आवागमन के साधन के रूप में भाई सेना का जो संचार होता था वो तीव्र गति से होने लगा। और इसीलिए इतने बड़े भूभाग पर जो नियंत्रण स्थापित कर पाए अंग्रेज, भाई पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, वो क्यों कर पाए? क्योंकि रेलवे आ गया था। सरकार ने अकाल को नियंत्रित करने के अनेक प्रयास किए। 1883 ईस्वी में अकाल संहिता भी निश्चित की। तो अकाल संहिता की इसने जो है अनुशंसा भी की थी स्ट्रेची आयोग ने कि भाई एक अकाल संहिता का निर्माण किया जाए। तो वो 1833 में जो है 1883 में ये बन के आया अकाल संहिता। तो अकाल संहिता का निर्माण स्ट्रेची आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था, इसका ध्यान रखेंगे। अब अगला जो है अकाल को लेकर के आयोग बनता है लायल आयोग। और समय क्या रहता है? तो 1897 ईस्वी में महान अकाल है तो इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट की थी। तो जो लायल आयोग बनता है उसका भी ये कहना है कि जो स्ट्रेची आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी आप ईमानदारी से उसको फॉलो करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को कर के भार से मुक्त कीजिए, लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण करिए और जो अकाल संहिता की जो चीजें बनी हुई है उसका सही से क्रियान्वयन कीजिए। तो उन्हीं सब की अनुशंसा कौन करता है? पुनः लायल आयोग करता है। और आयोग की सिफारिशें जो है यहाँ भी आप देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा मान ली गई, लेकिन मान ली गई ठीक है, लेकिन वो अब उसको कितना किस हद तक माने ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इनकी तो मंशा तो कतई नहीं थी कि भारत को जो है अपना आर्थिक नुकसान करके या अपने लाभ में कटौती करके भारत के हितों की पूर्ति की जाए। तो ऐसे में ये भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है। फिर अगला आता है सर एंटनी मैकडॉनल्ड आयोग। समय होता है 1900 ईस्वी। इसने नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी
और इन सिफारिशों के आधार पर आगे के अकाल सहायता नीति जो है वो निर्धारित की गई। तो इतनी जो समितियां हैं वो बेसिकली अकाल से संबंधित रही हैं और महत्वपूर्ण रही हैं। तो अगर आप 5-7 मिनट बने रहे होंगे तो पीछे मैंने बताया कि 1857 के जो विद्रोह को लेकर के जो पुस्तकें लिखी गई कि वो सारे हिस्टोरियन को मैंने दिखाया वहाँ, जो भी विद्वान लिखे हैं इसके बारे में। और दूसरा, अकाल की मैंने क्रम से लेकर के जितने भी औपनिवेशिक काल में अकाल आयोग का गठन हुआ उसकी मैंने चर्चा कर दी। और विश्वास मानिए कि अगर इसको आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से जब भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सबों से बनेगा, आप फिर कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बारे में तो आप देख लें, ये हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, एक आरओ है, दूसरा जो है यूपीपीसीएस मेंस को लेकर के। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो टेलीग्राम हमारा है, दूसरा जो है समृद्धि आईएएस का ये चैनल है, और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सभी चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करना न भूलें, कमेंट भी करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।